हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे, फिर नेशनल न्यूज़ देखेंगे, स्टेट न्यूज़ देखेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब आज के जो रिवीजन क्वेश्चन और एमसीक्यू है उसमें मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलने वाली है। और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सही में बोल रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, सॉरी, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। तो डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे होता है। आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये यूजफुल है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, और पूजा जैन CA 247 आप सर्च करेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और छोटी सी इन्फो मैं देना चाहती हूँ आपको कि कल मैंने मार्च मंथ का मंथली कंपाइलेशन में अगला पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सारे के सारे जो मार्च मंथ में इंडेक्स पब्लिश हुए थे ना, आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, सब कुछ यहाँ पे कवर किया है, उनकी रैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देखी थी वो सारी अपॉइंटमेंट और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया गया है। केवल 30 मिनट का वीडियो है और ये सारी बातें वहाँ पर कवर की गई। बहुत ही प्रिसाइज डेटा है, हर एक लाइन उसमें यूजफुल है, कोई भी लाइन वहाँ पे बकवास नहीं मिलने वाली आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप जरूर से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, बिल्कुल आपको मदद होगी। इस वीडियो को देखिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। तो सिडबी, आप लोग ने सिडबी के बारे में सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हम सिडबी कहते हैं और सिडबी के न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम रिकमेंड किया है। किसने रिकमेंडेशन दिया है? FSIB, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो ने रिसेंटली ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है, किसका नाम है? मनोज मित्तल। तो मनोज मित्तल नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा संजय शुक्ला मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के। बन क्या सकते हैं, बन ही गए हैं, क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। अब ये सारी बातें कहाँ पहुंचेंगी? कैबिनेट कमेटी के पास पहुंचेंगी और वहां के अप्रूवल के बाद फाइनली अपॉइंटमेंट हो जाएगी। क्योंकि हमारी कंट्री में एक बॉडी है विच इज FSIB, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, उसको तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। FSIB का रोल क्या है? तो हर एक बैंक में नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनमें मैन पावर कैपेबिलिटी क्या है, और अच्छे से अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और हाई पोजीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके नामों की रिकमेंडेशन करने का काम FSIB का होता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, उसके सीनियर पोजीशन के लोगों को हायर करना या उनके नामों को रिकमेंड करने का काम FSIB करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिडबी। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करती है। एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम क्या होता है? लाइसेंस देना और रेगुलेशन करना MSME का। हमारे देश में जो भी लघु उद्योग है, MSME सेक्टर है, उनको फाइनेंस करना, उनको लाइसेंस देना, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सिडबी करती है। सिडबी एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके 1990 में एक एक्ट पास किया था। क्लियर? चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। नाम है अनुराग कुमार, अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर इन CBI। तो CBI में जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं अनुराग कुमार को। अभी किस में काम कर रहे थे? तो करेंटली वर्क कर रहे थे इन द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्लियर? अब CBI में ये जॉइंट डायरेक्टर बन गए हैं और इनका टेन्योर 2027 तक रहने वाला है। अनुराग कुमार का नाम आपको याद रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं जो रिसेंटली डिफेंस के सेक्टर में हुई है, जैसे कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही आई थिंक डिस्कस किया था। IG इन SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उसके IG कौन बन गए हैं? लव कुमार बन गए हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे 3 स्टार्स इसको लगा देती हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन अपॉइंट हुए थे? सदानंद वसंत, डेट को किया गया था। फिर DG ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट राजीव कुमार एंड DG ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मतलब NDRF के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद को अपॉइंट किया गया था। ये डिफेंस के सेक्टर में रिसेंटली हुई कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाएंगे।
चलिए, अब इनको तो आप लोग जानते हैं, अभी G20 समिट में भी इंडिया आई हुई थी। इनका नाम है क्रिस्टिलाना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टिलियाना जॉर्जीवा रीअपॉइंटेड IMF MD फॉर द अनदर 5 years। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर वापस से अपॉइंट हो गई है 5 सालों के लिए, और इनका टेन्योर 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। 2019 से मैनेजिंग डायरेक्टर है ये, 2019 से मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। क्लियर है? तो इनका नाम तो आपको वैसे ही याद होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए, अगले यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी ने अभी वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच हो रहा था उसमें 500, मतलब फिर अपना 500 नंबर का T26 हिट किया है, और ये पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 500 T26 हिट किए हैं। ठीक है, ये तो इंडियन की बात हुई। अगर पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, सारे के सारे क्रिकेटर को मिलाते हैं, तो सबसे आगे चल रहे हैं क्रिस गेल, और इन्होंने अभी तक T20 में 1056 सिक्सेस किए हुए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा पहले इंडियन बन गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मणिपुर की एक फुटबॉल प्लेयर है जिनका नाम है पेंथोई चानू। ठीक है, पेंथोई चानू, और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि पहली इंडियन बन गई हैं जो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि पैंथोई चानू किस गेम से एसोसिएटेड है। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेलती हैं, और ये पहली इंडियन बन गई है जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के बारे में, जो कि चाइना में हुई थी। कहाँ हुई थी? चाइना में बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप हुई थी, और ये 41वें नंबर का एडिशन था। हमें यहाँ पे विमेन सिंगल और मेन सिंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है जॉन्टन क्रिस्टी। जॉन्टन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया से हैं, और उन्होंने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, और इनका फर्स्ट नंबर का टाइटल है। इन्होंने चाइनीज प्लेयर ली शी फेंग को यहाँ पर डिफीट करने का काम किया है। अगर हम वीमेन सिंगल के बारे में बात करते हैं, तो वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? चाइना की वांग जी ई ने जीता है। ठीक है, अब बैडमिंटन एशिया, तो बैडमिंटन एशिया एक गवर्निंग बॉडी है जो एशिया कॉन्टिनेंट में बैडमिंटन को रेगुलेट करती है, बैडमिंटन स्पोर्ट को सपोर्ट करती है। इसका फॉर्मेशन 1959 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम एशियन बैडमिंटन कॉन्फेडरेशन था, एंड 2015 में हमने नाम चेंज करके बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन कर दिया, और फिर बाद में से बैडमिंटन एशिया कर दिया। हेडक्वार्टर मलेशिया में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपको कि नीसी ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है। तो नीसी ट्राइब आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश की नीसी ट्राइब सेलिब्रेट करती है लोंगते फेस्टिवल। तो लोंगते फेस्टिवल एक अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, और एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ कोई भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है। कुछ और फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि लोसर फेस्टिवल, फिर है न्योकुम येलो फेस्टिवल एंड नोरगया फेस्टिवल। ये सभी फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। चलिए, अब बात करते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के बारे में। रिसेंटली ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है, और इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ठीक है, इसमें अलग अलग जो सैटेलाइट्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, उनसे डेटा को कलेक्ट करा और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। अब यहाँ पे जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन का नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसे रन करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि सिंस 2000 से भारत में लगातार क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, और जंगलों का जो प्रतिशत है वो कम हो रहा है। ट्री कवर इंडिया में कम हुआ है। कितना कवर कम हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर, 2.33 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर कम हुआ है सिंस 2000 से इंडिया में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। ये तो इंडिया की बात थी। अभी हम पहले वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में लास्ट ईयर 37,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लॉस्ट हो गए हैं, जिसका साइज लगभग स्विट्जरलैंड के बराबर है। तो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट हमारे लॉस्ट हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर कम हुआ है या लॉस्ट हुए हैं फॉरेस्ट, वो कहाँ पर हुए हैं? लॉसेस सबसे ज्यादा हुए हैं ब्राजील में, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड फिर बोलिविया। ये 3 कंट्री आपको जो है टॉप पे देखने को मिल जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई के बारे में बात हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन भी इंक्रीज हुआ है 3.2% इन 2023।
क्लियर। जैसा कि इंडिया के बारे में बात की कि सिंस 2000 इंडिया में 2.33 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2021 से 2022 के बीच में जो हमारे फॉरेस्ट थे, मतलब फॉरेस्ट हैं, उन्होंने 51 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने का काम किया था, लेकिन 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। मतलब कार्बन सिंक की तरह काम किया है। लगभग 89.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक हुई है। तो एक अच्छी बात है, जब फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट भी करते हैं तो एटमॉस्फेयर से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जिससे एक बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। क्लियर, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे बोला गया है कि असम असम वो स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम ट्री कवर लॉस हुआ है। आसाम के बाद मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर है। तो आप देखेंगे सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्कशन करना है अबाउट द PLI स्कीम। ठीक है, सो आईफोन एक्सपोर्ट क्रॉसेस $10 बिलियन अंडर द PLI स्कीम। तो यहाँ पे अमेरिकन कंपनी है आईफोन, एप्पल मतलब एप्पल है जो आईफोन क्रिएट करती है, और एप्पल ने एक्सपोर्ट किए हैं $10 बिलियन के आईफोन फ्रॉम इंडिया से, क्योंकि इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। यहाँ पर हमने आईफोन को मैन्युफैक्चर किया और आईफोन को बेचा गया। कितनी कमाई की गई? $10 बिलियन की कमाई की गई बाय द एप्पल इन 23-24 अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पर देखिएगा जो PLI स्कीम है ना, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उनको टारगेट दिया जाता है। क्या टारगेट दिया जाता है? कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो और आपको टारगेट है कि आप इतनी यूनिट मार्केट में बेचने का काम करोगे। तो इसी स्कीम के अंतर्गत, इसी स्कीम में जो आईफोन है, मतलब एप्पल जो कंपनी है, उनको टारगेट दिया गया था 2024-25 का, कि 2024-25 में आप $10 बिलियन के आईफोन्स को बेचोगे। लेकिन यहाँ एप्पल ने इस टारगेट को एक साल पहले, मतलब 2023-24 में ही कंप्लीट करने का काम कर दिया। क्लियर है। और आईफोन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है आईफोन का। ठीक है, अगर बात करें इंडिया में कई सारी कंपनी, जैसे कि फॉक्सॉन है जो कि ताइवान की कंपनी है, पर भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो आईफोन को डेवलप करने का काम करती है। हमारे देश में केवल और केवल एक ही इंडियन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है आईफोन, जिसका नाम है विस्ट्रॉन। और विस्ट्रॉन को 2023 में टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज बिल्डिंग अप एप्पल लार्जेस्ट असेंबली प्लांट इन हसूर, तमिलनाडु। तो टाटा ग्रुप तमिलनाडु में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है एप्पल को प्रोडक्शन करने का, उसका असेंबली लाइन तैयार कर रहा है। ठीक है, अब बात हो रही है PLI के बारे में, जिसको हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के नाम से जानते हैं। और इस स्कीम को मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 में इसे नोटिफाई किया गया था। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट और इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए PLI स्कीम को लाया गया था। ठीक है, जब इस स्कीम को लाया गया था तो इसमें आप देखेंगे केवल 10 सेक्टर्स कवर होते थे। ठीक है, बाद में हमने कुछ और सेक्टर्स को एड ऑन किया, और जो 14वें नंबर का सेक्टर हमने एड ऑन किया है वो ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट है, सितंबर 2021 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए PLI स्कीम के अंदर कितने सेक्टर कवर होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 14 सेक्टर कवर होते हैं अंडर द PLI स्कीम। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम के अंदर जो बजट रखा था वो 1.97 लाख करोड़ रुपए का रखा था। ठीक है, 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए बजट था, जो कि 13 सेक्टर को कवर करता था, 13 सेक्टर को कवर करता था। लेकिन बाद में 2021 में हमने एक और सेक्टर ऐड कर दिया, ड्रोन और उसके कंपोनेंट्स, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, डन। चलिए, अब आप लोगों ने शार्क टैंक में एक पर्सन आते थे, एक शार्क थे जिनका नाम था अशनीर ग्रोवर। इनका नाम आपने सुना होगा, हमेशा न्यूज में रहते हैं, और भारत पे के फाउंडर थे। ठीक है, भारत पे के को फाउंडर थे ये। ओके, so Bharat Pay co-founder and former managing director Ashneer Grover will launch a new app called Zero Pay. What is the purpose of this app? तो सबसे पहली बात तो Zero Pay किसका एप्लीकेशन है? तो अशनीर ग्रोवर का एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन है ये प्रोवाइड करता है मेडिकल लोन। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए तक का ये मेडिकल लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत पे के को फाउंडर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जीरो पे।
और ये एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है फॉर मेडिकल लोन। इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है? इसको एप्लीकेशन को डेवलप किया है थर्ड यूनिकॉर्न ने, और थर्ड यूनिकॉर्न कंपनी भी अश्नीर ग्रोवर की है। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर की कंपनी आपको दिख जाएगी। इसमें बेसिकली 5 लाख रुपए तक का, अप टू 5 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए कोलेब्रेशन किया गया है एक दिल्ली बेस्ड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका नाम है मुकुट फिनवेस्ट। इनके साथ एक टाई अप किया गया है, और जो भी रजिस्टर हॉस्पिटल है उनमें अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी लेते हैं तो 5 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईरान लॉन्चेस 100 ड्रोन एंड मिसाइल। तो अभी आप लोग न्यूज में देख रहे हैं इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। तो पहले हुआ क्या था मैं बताती हूँ। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पे अटैक किया, जिसके कारण 7-8 लोग वहां पे डेथ हो गई उनकी, वो मारे गए। और उसी का आंसर रिसेंटली अभी इजराइल को ईरान ने दिया है, और ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रू प्रॉमिस किसका ऑपरेशन है, तो आंसर हो जाएगा ईरान का ऑपरेशन है अगेंस्ट द इजराइल। तो यहाँ पे 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल लॉन्च कर दी ईरान ने, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो ये पूरा मामला न्यूज में आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस दिख रहे होंगे जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया था इसराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया था सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन फॉर द 3 ईयर इन अप्रैल 2024। तो यहाँ पे यूजीसी के 3 सालों के लिए मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद मोहंती। सच्चिदानंद मोहंती को 3 सालों के लिए यूजीसी का मेंबर बनाया है। यूजीसी का फॉर्मेशन 1956 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा, और यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कल मैंने आप लोगों को वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में बताया था, याद है? चलो इसको हम रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 10th पोजीशन पे है। यूक्रेन ने टॉप किया है, फॉलोड बाय द रशिया। रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द जर्नल PLOS1। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिएगा, जब मैंने कल आपको वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में बताया था तो मैंने कहा था टॉप पर रशिया है, रशिया के बाद आया था यूक्रेन, यूक्रेन यूक्रेन के बाद आया था चाइना, और टॉप 10 में 10th पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। इसमें लिखा है कि यूक्रेन ने टॉप किया है जबकि रशिया ने टॉप किया है। हाँ, ये बात सही है कि जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है इसको PLOS1 जनरल में पब्लिश किया गया, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक बात करते हैं बुक के बारे में, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। इस बुक को रिसेंटली किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रमन मित्तल की ये बुक है, और इस बुक को रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अब आपको एक और छोटी सी लिस्ट मिल रही होगी जिसमें आपको रिसेंट में लॉन्च की गई पुस्तकों के बारे में जानकारी है। जैसे कि आई कैन कोच, इस बुक को सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, इस बुक के राइटर कौन है? तो सैम पिथौरदा है। तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना ही प्रिसाइज डेटा यहाँ पर है, कोई भी लाइन मैंने ऐसी लिखी ही नहीं है जो आपके पेजेस को वेस्ट करे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज पार्टनर विथ फिजडॉम to offer 3-in-1 account saving, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू इट्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। अब देखिएगा, यहाँ पर कर्नाटका बैंक ने फिजडॉम के साथ एक पार्टनरशिप की है और 3-in-1 अकाउंट शुरू किया है अपने एप्लीकेशन से। मतलब आपको अलग से सेविंग अकाउंट, अलग से ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट, डीमेट अकाउंट अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं, एक ही अकाउंट होगा जो कि इंटीग्रेटेड होगा। मतलब उसी अकाउंट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये किसने किया है? कर्नाटका बैंक ने किया है।
ऐसा इसलिए किया गया है कि कस्टमर को और अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके और उनको मल्टीपल अकाउंट को मैनेज ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज बीन री इलेक्टेड टू द नेशनल इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड फॉर द थर्ड टाइम। तो कल मैंने आपको इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के बारे में बताया था जिसमें 13 मेंबर्स थे। ठीक है, इसकी 5 ईयर के लिए और थर्ड टर्म के लिए कौन मेंबर अपॉइंट हुई है? तो आंसर है इंडिया की जगजीत पवादिया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ सीनेट ऑफ पाकिस्तान? जैसे कि पार्लियामेंट में एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है, वैसे पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको हमने बोल दिया सीनेट। तो जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वैसे यहाँ पर भी अपर हाउस के भी जो स्पीकर बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो किसे बनाया गया है? तो चेयरमैन ऑफ द सीनेट पाकिस्तान का किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ रजा गिलानी। ठीक है, in April 2024, who has stepped down as the chief de mission for the Indian contingent at the Paris Olympics? तो पेरिस ओलंपिक्स में जाने के लिए पहले हमने सेलेक्ट किया था चीफ दे मिशन मैरी कॉम को, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, अब यहाँ पर मैंने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 आपके साथ डिस्कस की थी और कहा था WHO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिल रहे हैं, आप बता दीजिएगा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, ओके, पहला स्टेटमेंट है कि पूरे वर्ल्ड में 254 मिलियन लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है और 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, बोला गया है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द वायरल हेपेटाइटिस हैज इंक्रीज। 2019 में 1.1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द हेपेटाइटिस, और ये डेटा इंक्रीज होकर 2022 में 1.3 मिलियन हो गया है, इतने लोगों की डेथ हुई है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 11.6% ऑफ द ग्लोबल बर्डन एंड रैंक्ड फर्स्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड सी। पूरे वर्ल्ड के 11% जो हेपेटाइटिस के केसेस हैं वो भारत में है और भारत टॉप पर है। Men account for 58% of the all global hepatitis cases। पुरुषों में 58% पुरुषों को आप देखेंगे, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं हेपेटाइटिस के उसमें 58% जो केसेस हैं वो पुरुषों में या फिर मेल में है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? पहला सही है, दूसरा सही है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि चाइना टॉप पर है और सेकेंड नंबर पे इंडिया है, तो आपका यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट, What is the name of digital platform launched under the cluster development program? कल मैंने cluster development program के बारे में बताया था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और उनको ई रूपी के बारे में भी बात की थी मैंने, ई रूपी वाउचर उनको दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका क्लस्टर है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो फार्मर्स हैं हॉर्टिकल्चर फार्मर्स उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, उस डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, आपको याद है मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 65,000 करोड़ रुपीस का एक टेंडर पास किया है और डिफेंस मिनिस्ट्री 97 LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस करेगी। अब इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा HAL। ठीक है, ये भी कल की न्यूज़ है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मूडी, तो मूडी ने रिसेंटली इंडिया की जो फॉरकास्टिंग है ग्लोबल जीडीपी की या फिर इंडिया की जीडीपी की जो फॉरकास्टिंग है उसको चेंज किया है। पहले उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की 2024 में वो 6% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने अपना डेटा रिवाइज करके कितना कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 6.1%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, an entrepreneur and pilot, Gopi Thotakura, is said to become the first Indian to venture into space as a tourist on the Blue Origin NS-25 mission. Who is the founder of Blue Origin? यहाँ पर कल मैंने बताया था सेकेंड इंडियन जो स्पेस में जा रहे हैं एंड फर्स्ट इंडिया के पहले पर्सन जो कि स्पेस टूरिस्ट बन के स्पेस में जा रहे हैं, उनका नाम है गोपी चंद। ठीक है, ये ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है जिसका नाम है NS-25 मिशन, उसकी मदद से स्पेस में जाएंगे। ठीक है, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो ये स्पेस कंपनी आपको मिल जाएगी जेफ बेजोस की। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंट्री सर्विस अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये पहले मॉन्क बन गए हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत 2003 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा जैन आचार्य लोकेश मुनि।
दिस इज वेरी नाइस। ओके, देखिएगा, स्विगी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी पाउलिश। ठीक है, स्विगी पाउलिश। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली जिसके पेट खो जाते हैं, एनिमल खो गए हैं, तो आप स्विगी के एप्लीकेशन पे जाके अपनी रिक्वेस्ट डालो कि मेरा एनिमल था, उसका ये नाम था, ये फोटो थी, वो खो गया है। तो स्विगी के जो पर्सन्स होंगे वो आपके पेट को सर्च करने का काम करेंगे। ठीक है, फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ तो भी हो रहा है ना मार्केट में। चलो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार होम वोटिंग का ऑप्शन अब यहाँ पे अलाउ किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन से पर्सन हैं जिनकी एज कितने साल से ऊपर होनी चाहिए, उनको वोट फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो मैंने आपको बताया था 85 ईयर्स, याद आया? ठीक है, 85 ईयर्स। नेक्स्ट है, ईरान ने रिसेंटली 100 ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल को लॉन्च किया है अगेंस्ट द इजराइल। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस। ठीक। नेक्स्ट है, what target has been set by the government of India for the production of coal by the captive and commercial coal block for 24-25 years? तो 2024-25 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल प्रोडक्शन का टारगेट क्या डिसाइड किया है? आंसर हो जाएगा 170 मिलियन टन का। 170 मिलियन टन का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024? इंडिया, रशिया, जापान या यूएसए? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जुड़े रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा और लिंक को शेयर करते रहिएगा। लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।